हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी टेस्ट में। जैसा कि साथियों, आज है 1 जुलाई 2025 से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, 29 जून को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो पीसी महान लिबोस की जयंती पर मनाते हैं। प्रशांत चंद्र महान की जयंती पर मनाया जाता है ये, महल नोबिस की जयंती पर। भारत के अगर बात करें तो ये भारत में आधुनिक भारत की बात हो रही है। सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहे जाते हैं। तो इन्हीं की जयंती पर हम लोग मनाते हैं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। प्रशांत चंद्र महान लोबिस जो है, इनकी याद में मनाया जाता है। इनका जन्म जानते हो जैसा कि 29 जून 1893 को हुआ था और निधन एक दिन पहले यानी कि 28 जून को 1972 को हुआ था। एग्जैक्टली उतना ईयर ये जिए थे। 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये इस बार की थीम रखी गई है। नेशनल स्टैटिक डे की विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा जाएगा तो आप बताना, विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में एक बार पड़ता है। हर 5 साल में मनाया जाता है एक बार। ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हर 5 साल की बात हो रही है यहाँ पर। तो 2010 में ये मनाया गया है पहली बार, फिर 2015 में, फिर 2020 में और अब आया 2025 में। अब अगला वाला कब आएगा? 2026 को जो मनाया जाएगा, तो वो इस बार वाला 2025 में मनाया जाएगा। ये ठीक है आपको। अब 20 अक्टूबर को जैसा अगला ये एक प्रमुख दिवस है जो महापुरुषों से संबंधित हो है। तो आइए रिवीजन करते हैं हम लोग। साल भर का ये जो सारा कंटेंट है पूरा का पूरा आपको कई बार दिखा भी चुके, जैसा कि हम यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब पुण्यतिथि हैं, जयंती हैं, उनके दिवस मनाते हैं। कब कौन से महीने में मनाया जाता है। तो जितने भी महापुरुषों को डेडिकेटेड दिवस है वो सब इसमें है, अब इंक्लूडेड है। तो हम एक बार इनको रिवाइज भी कर लेते हैं जैसा कि। तो यहाँ पर 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। आविष्कारक कौन थे? ये लुइस ब्रेल का जन्म दिवस के जयंती पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अब यहीं पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और 11 फरवरी को समर्पण दिवस दीन दयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर 2 बार मनाया जाता है शहीद दिवस। ये बात ध्यान रखना। 5 अप्रैल को समता दिवस समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती पर। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसके लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। अब 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महल नोबिस जी की जयंती पर मनाते हैं। यहीं पर 20 अगस्त की अगर बात करें तो ये किसके लिए मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी की जयंती पर। अब इसके अलावा 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मोक्ष गुंडगम विजय जी की जयंती पर। यहीं पर सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर को, जैसा कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये 14 नवंबर की बात हो रही है। अब यहीं पर अगर ये बात करें 6 दिसंबर की, तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मनाया जाता है। जैसा कि 23 दिसंबर की बात करें तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाते हैं। अब ये जो कंटेंट है इकट्ठा करके हमने इसको आपको रिवाइज कराया है, जैसा कि, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसा कि महापुरुषों की पुण्यतिथि और दिवस है। पूरे साल भर के जो भी होते हैं, जिस महीने में जिस डेट को मनाए जाते हैं, वो हमने आपको यहाँ पर रिवाइज कराए हैं। पूरी लिस्ट आपको क्लियर कर दी हमने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरुआत हुई, जैसा किस राज्य में बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई है। बहुत ही फेमस उत्सव होता है, ये उत्सव है बोनालू उत्सव। ये शुरू हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में अभी आयोजित किया गया है बोनालू उत्सव। देवी काली को ये समर्पित और तेलंगाना में सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपरा को दर्शाता है। श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर गोलकुंडा किला में ये आयोजित होता है। माना जाता है कि यहाँ पर 19वीं सदी में महामारी आई थी और उसके लिए लोगों ने माता काली की प्रार्थना की थी, तब से ये उत्सव मनाया जाने लगा है। जो ये बोनम अर्पित किया जाता है यहाँ पर इस समय। बोनम जो होता है ना, ये चावल, गुड़ और दही और नीम के पत्तों का बना होता है। इसे भी ध्यान रखना, बोनम ये होता है इसमें साथियों, याद रखना आपको। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप जो है वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, ये एक रिपोर्ट आई है। ये जो चौंकाने वाली है, रिपोर्ट के अनुसार 8 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप जो है वो एवरेज से, जो ग्लोबल एवरेज है उसके 2 गुने रफ्तार से ये तेजी से गर्म हो रहा है। अब देखिए, एशिया महाद्वीप गर्म होने के पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बीचों बीच मतलब पढ़ रहे हैं या फिर विद्युत विषुवत रेखा पर पढ़ रहे हैं या कहें उष्णकटिबंधी में पढ़ रहे हैं। पूरा उष्णकटिबंधी में नहीं पढ़ रहे हैं उतना ज्यादा, लेकिन मतलब पढ़ तो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा केवल इफेक्ट होना चाहिए। अफ्रीका भी तो पड़ता है भाई। अफ्रीका तो एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो तो पूरा एग्जैक्टली उष्णकटिबंधी पड़ता है, लेकिन फिर भी ग्लोबल एवरेज जो है वो एशिया का जाता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है कह सकते हो? तो इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। देखिए, केवल सूर्य के उष्णकटिबंधी पड़ने से ही केवल गर्मी नहीं होती है भाई। सूर्य से जितनी गर्मी होती है उसको वन की वजह से, पेड़ों की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन जो हम लोग गर्मी उत्पन्न करते हैं उसका क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करना, या आप CO2 के एमिशन से देखोगे कि चाइना आपको टॉप 3 देश में मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा। बहुत ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं। वहीं पर यूरोपीय देशों में, अगर एक तो यूरोपीय देश जो है ना शीतोष्णकटिबंधी में आते हैं, पड़ते हैं, ठीक। दूसरा चीज ये फायदा हो जाता है कि वो लोग थोड़ा सा विकसित विचारधारा भी वाले हैं, वो लोग उतना ज्यादा कार्बन का एमिशन भी नहीं करते हैं। अब क्योंकि वो लोग बहुत पहले ही डेवलप हो चुके हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से ही, तो वहां पर वो लोग खूब बर्बादी मचाए थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए। एशिया के बहुत सारे देश बाद में आजाद हुए, अभी बहुत ज्यादा 50 से 80 साल या कहें 70 साल सबका एवरेज डेट ऑफ बर्थ यही है, समझो। एशिया के जितने देश हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी सुधार में काफी समय लग सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पर, एमिशन के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और इसका इफेक्ट जो है एशिया महाद्वीप में देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया जो है ये वार्म हो रहा है, ये ट्वाइस एट द ग्लोबल एवरेज की बात हो रही है, यहाँ पर एवरेज में है, उसकी दोगुनी रफ्तार से यहाँ पर गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। अब WMO की रिपोर्ट ये है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। अब इसी वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, असमय बारिश का होना, असमय धूप का निकलना, या कहें ठंडी बारिश साथ, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जो व्यवस्था चलती थी अभी तक वो सब इधर उधर हो गई है, तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और मैं आपको बहुत बार जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इफेक्ट बता चुकी हूँ, जैसा कि ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि तापमान बढ़ता है तो बहुत प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, और बहुत प्रकार के जब हेल्थ के नुकसान होते हैं तो साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है, पक्षियों को नुकसान होते हैं, जलाशय सूखते हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जैसे कि फिर द्वीप देश जो है या तटीय क्षेत्र जो कहें वो डूबने लगते हैं, और बहुत सारे समुद्री तूफान वगैरह जनरेट होते हैं क्योंकि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं की वजह से ये चक्रवात बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करता है ये। अब इसके पीछे कारण यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन का एमिशन, जैसा कि यही कारण है कि ये दुनिया फ्यूचर फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। फ्यूचर फ्यूल बोले तो हाइड्रोजन ईंधन, आप अक्सर सुनते होंगे मेरे माध्यम से भी कि माध्यम से कि हाइड्रोजन गैस के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है, हाइड्रोजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन एमिशन, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं इन्हीं सब के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल बिकॉज इट नो एमिट एनी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करता है, वैश्विक स्तर से तेज है और फिलहाल 2024 को एशिया का सबसे गर्म घोषित किया गया था वर्ष था ये। अभी भी बीता वर्ष है ये 2024, ये एशिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है, ये क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है वियतनाम में और भारतीयों ने इसमें भी परचम लहराया है। इंडियन वुमेन्स टीम क्लच ओवरऑल टाइटल एट अंडर 17 एशियन वेस्ट चैंपियनशिप इन वंगताओ वियतनाम। तो वंगताओ वियतनाम में ये आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए टोटल 35 पदक जीते हैं। 18 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं, अलग अलग इवेंट में है। बहुत ज्यादा इवेंट में आपको ये नहीं जाना है, बस आपको टोटल पदक याद रखना है जैसा कि, और जो आयोजन किया गया है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा 2024 के लिए किस उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का साहित्य पुरस्कार दिया गया है? अब ये केरल स्पेशल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम बता दें आपको ये क्वेश्चन आया है। तो केरल साहित्य अकादमी के द्वारा 2024 के लिए जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है, राज्य स्पेशल ज्यादा है ये। अभी इसमें ओनो उपन्यास को केवल एक ही आपको याद रखना है कि ओनो उपन्यास बेस्ट उपन्यास का अवार्ड जीता है, पाया है। वैसे तो आपको बता दें कैटेगरी भी दिखाए हम आपको, तो इसमें जो आपको कैटेगरी में पता चलेगा कि आपको यहाँ पर ये जो ओनो जो है ना, ये बेस्ट नॉवेल पूरा चुना गया है। यहाँ पर कैटेगरी में बेस्ट कविता, बेस्ट शॉर्ट, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट निबंध, ये सब भी है यहाँ पर अगर बात करें तो ये सब दिए गए हैं। लेकिन आपको बस क्या याद करना है, केवल आपको यहाँ पर ओडो लिखा है, जो ओडो ये आपको याद करना है। GR इंदु गोपन ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इनका पुरस्कार मिला है, इनको केरल राज्य साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सहयोग को निलंबित किया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऐसा सब लोग मान रहे थे कि ये जो होने वाला है, ईरान जो है इससे बाहर हो गया है। अब IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ईरान ने खुद को बाहर कर लिया है, और ये सबको पता था भाई कि ये सब होने वाला है, ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी जो सिनेरियोज हुए हैं ना, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चला था, उसमें बहुत सारे इनपुट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर बात करें तो IAEA के द्वारा साझा कर दिए गए थे अमेरिका और इजराइल को। आप सोचो कि जो एजेंसी इसलिए बनी है कि वो निगरानी करेगी कि कौन सा देश कितना एटॉमिक एनर्जी का, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब परमाणु बम वगैरह नहीं तुम बना रहा है। ये एजेंसी होती है, इसकी निगरानी करने के लिए ऐसी संस्था होती है। तो ये कहती है कि हम बस केवल निगरानी रखते हैं, मतलब करते हैं। उनका जो डेटा है वो सारा, यहाँ का सारा जो है डेटा, ये शेयर हो गया किसके पास? इजराइल के पास और अमेरिका के पास, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका वहां पर जा करके बमबारी किए और बहुत सारे गुप्त इंफॉर्मेशन जो है दुनिया के सामने रख दिया। ये सब देखते हुए ईरान जो है ये खफा था ही, कई बार इन पर कह भी चुका था कि पूरा लग रहा था कि मतलब वह मामला शांत होगा, पहले युद्ध वाला। तो सबसे पहला ये हो गया स्टेप ईरान का, यही होने वाला था कि IAEA से वो खुद को बाहर करेगा, और हुआ भी वही। जैसा कि अभी आपने देखा कि अमेरिका ने जैसा कि क्या किया था, B2 स्टील बम्बर्स से, किससे? B2 स्टील बम्बर से क्या किया था इसने? GBU 57 बम गिराए थे। ये गिराए कहाँ पर गिराए? ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर। कहाँ पर गिरा? फोर्दो, इस्फहान जैसा कि यहाँ पर है, और ये नंताज, ये 3 जगहों पर याद रखना आपको। ये बम का नाम है, बम्बर का नाम, जैसा कि आप जानते हो B2 GBU 57 है इसका नाम। 22 जून को किया गया है ये फर्दो, इस्फहान और नताज। ये अटैक अमेरिका द्वारा किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर आरोप ये लगा कि IAEA पर जासूसी नेटवर्कों से प्रभावित होने का आरोप लगाया गया, और इसके बाद फिर यहाँ फैसला लिया गया ईरान ने कि भाई अब हम सारा सहयोग अपना समाप्त करेंगे और हमारे यहाँ दिखाई मत पड़ना।
तो आईए की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को 1 जुलाई से अनिवार्य किया है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को इसे सीखना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार प्रयास किया था पिछले साल ही ये करने का, लेकिन वो फेल हो गई थी, क्योंकि सिर्फ सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सब लोग धरने पर उतर आए थे। बहुत जरूरी है, जैसा क्यों, इसको आप समझेंगे। इस पर मैं आपको बता दूं, इसमें भी मैंने जैसे आपको डिटेल में बताया भी था। आई होप आप सबने ये वीडियो देखी होगी, जो यूपी सरकार वाली बात कि उत्तर प्रदेश में 5000 प्लस सरकारी स्कूलों की विलय करने की बात की गई है। 50 से जो कम क्षमता वाले स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इससे परिणाम क्या निकलेगा कि आने वाले दिनों में शिक्षक भर्ती आपको उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी। कारण यही है कि जब स्कूल ही कम हो जाएंगे तो शिक्षक भर्ती कहाँ से होगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से ही सबक लेते हुए मध्य प्रदेश ने एक नई चीज शुरू की है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को 1 जुलाई से लागू करना अनिवार्य कर दिया है। ये चीज उत्तर प्रदेश सरकार पिछले साल कर चुकी थी अप्लाई, लेकिन वो हो नहीं पाया, वहां अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि सभी शिक्षक जो है ना वहां पर धरने पर उतर आए थे। वो धरना देने लगे थे और वो विरोध करने भी लगे। इस चीज से कतराने लगे कि कहीं ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ना, मतलब इसकी वजह से आपका पूरा डिटेल्स जो है बता रहे हैं हम आपको कि बताइएगा कि क्या तर्क हो सकता है, क्यों वो लोग बाहर नहीं आए। मैंने इस पर जैसे वीडियो आपको दी थी, उसमें डिटेल में चर्चा भी किया था कि किस प्रकार से बदमाशी करते हैं जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, क्या क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको पहले समझ लो। डिजिटल अटेंडेंस में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि स्कूल शुरू होने के 1 घंटे के भीतर स्कूल समाप्त होने के 30 मिनट के अंदर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस टाइप का अटेंडेंस होगा। ये हमारे शिक्षक पोर्टल पर होगा, हमारे शिक्षक नाम के एक पोर्टल पर हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी, वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से हो, तो इस टाइप से ही इससे ये पता चले कि हाँ भाई ये स्कूल हमें है। अब यही चीज सिर्फ यही वाली लाइन उत्तर प्रदेश से नहीं लागू की थी, जिसकी वजह से जिसका हवाला देते हुए विरोध किया गया था कि अगर हम आधे घंटे लेट हो जाएंगे या 15 मिनट लेट हो जाएंगे तो हमारा एब्सेंट लग जाएगा। ये तर्क देते हुए शिक्षकों ने विरोध किया था। उत्तर प्रदेश में लागू भी नहीं हो पाया था वहां पर, इसी वजह से। यही कारण है कि अब इसका परिणाम निकल आया है भाई कि सरकारी स्कूल भी मर्ज हो रहे हैं। वहां पर टीचर्स को 80,000 के आसपास की सैलरी मिल रही है और 80 से 60 से 80,000 के बीच में जैसा कि मिलती है रहती है। इन लोग को प्रमोशन वगैरह भी होता रहता है। अब इस प्रकार की इस लेवल की सैलरी में भी वो अपने यहाँ 50 से भी ज्यादा बच्चे तक स्टूडेंट को नहीं रोक पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका, बताओ। अब जो आपकी टक्कर आपके पास वाले जैसे प्राइवेट स्कूल से है, या आपके यहाँ के जो बच्चे निकल कर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में लूटपाट अलग ही लेवल की मची है। उस पर भी हम आपको बता दें कि आप जानते ही हो अच्छी तरह से कि प्राइवेट स्कूलों को भी लूटपाट खूब अलग लेवल की चल रही है। उनकी अलग स्तर की है। बेल्ट खरीदो, जूता खरीदो उनसे, किताबें उनसे खरीदो, 3-3 गुने दाम पर खरीदो। तो जैसे तैसे वो लोग प्रचार करके निकलते हैं गर्मियों में, और आप लोग नहीं निकल पा सकते हो। मतलब क्यों, प्राइवेट वाले तो प्रचार करते हैं ना, अपना प्रमोशन करते हैं स्कूल का, लेकिन ये सरकारी वालों को क्या करना, उनको सैलरी तो मिल ही रही है, वो क्यों करेंगे ये सब भाई, अपना प्रचार क्यों करेंगे, भले ही बच्चे आए या ना आए। अब उसका नतीजा मिल रहा है इनको। फीडबैक सिस्टम आप नहीं रख रहे हो, उसमें रख सकते हो। आपके यहाँ अधिकारी, आपके यहाँ जो टीचर्स होते हैं, उनका फीडबैक सिस्टम ही नहीं है। होमवर्क तो मुझे याद ही नहीं कि होमवर्क कभी दिया जाता होगा किसी सरकारी स्कूल के टीचर के द्वारा। स्टूडेंट को होमवर्क भी दिया जाता है, होमवर्क उनके बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि होमवर्क कहाँ है। कुछ गिने चुने ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये होता होगा। तो ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ और भी बाकी हैं। आप लोग भी बहुत सारे जो कमेंट किए, उनके फीडबैक के आधार पर अगर हम बात करें, आप लोगों ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए अपने आसपास के स्कूलों को लेकर के। तो होता क्या है कि उसके पीछे की जड़ बहुत पुरानी होती रहती है। फिर उसके बाद दुष्परिणाम जब निकलता है तब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूट कॉज क्या है उसको समझने का प्रयास बहुत कम ही लोग करते हैं।
तो यही मैं आप तो मतलब अब यही कहूंगी कि पढ़े लिखे हो जो आप लोग, समझदार लोग भी हो आप लोग, तो आस पास जाकर आपके जो आप प्राइवेट जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें एक बार विजिट किया करो कभी, तो उनके पूछा तो करो कि उस स्कूल में पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ का। भाई पढ़े लिखे हो तो उसका कुछ तो यूज हो। अब उस गांव के आप या मतलब शहर के जहाँ के भी आप नागरिक हो तो आपका हक बनता है कि वहां पर पता करना कि वहां पर कुछ पढ़ाई हो भी रही है या नहीं, मतलब पढ़ा रहे हैं कि गायब है, वहां पर क्या हो रहा है। खैर, क्योंकि अब अल्टीमेटली आपके ही शहर से बच्चा वहां से निकल रहा हो या शिक्षित लोग होगा तो फिर आगे समाज शिक्षित होगा, क्योंकि भाई पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की बात करें तो भोजताल साके सागर झील है। मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से। मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 29 और 11 राज्यसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, 12 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं। 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं अभी तक की। अभी माधव टाइगर रिजर्व को मिला था अप्रूवल। इसके अलावा मटकी नृत्य, कर्मा नृत्य, तितली नृत्य, तानसेन नृत्य, ये सब यहाँ के नृत्य मनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ये सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। अब सलखन जीवाश्म पार्क ये उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो पूछा जाता है आपके कि कहाँ पर है, किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आप बताना। उत्तर प्रदेश के ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है ये। आप सोनभद्र आप जानते हो एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सोनभद्र मैं आपको मैप में जिसे दिखा चुकी हूँ कि ये कई बार ये आपको बिहार से और इसकी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, लगाता है। उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, और तो सोनभद्र जिले में है जो जैसा कि सलखन जीवाश्म पार्क। इसको यूनेस्को ने संभावित सूची में शामिल किया है, मतलब अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसका मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इंडिया वाली लिस्ट में ये भी शामिल कर दिया जाए। अब विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है सलखन जीवाश्म पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम खास करके जो आरओ यारो का एग्जाम होने जा रहा है अभी जुलाई में, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा अंदर से जैसा कि ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जून चल रहा है, अब जून चल रहा है और अगले 1 महीने बाद ही एग्जाम होना है, तो ये क्वेश्चन समझ लो आरओ यारो एग्जाम में लगभग 80% समझ लो कि बना ही है उत्तर प्रदेश। ये अगर बनेगा तो हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे हाँ कि ये बना था भैया वीडियो। इसका मतलब क्वेश्चन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया जा सकता है, किया गया है। अस्थायी सूची में अभी हो सकता है आगे चलकर किया जाए पूरी तरह से। टूरिज्म डेवलपमेंट की बात हो, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरालियो साइंस लखनऊ के बीच अगर बात करें यहाँ पर, तो ये समझौता इसके लिए हुआ है। ठीक है, अब बाकी यूनेस्को के बारे में आप जानते हो जैसा कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश आप देखो सोनभद्र जो आपको यही दिखेगा ना, ये आप देखो जब उत्तर प्रदेश का मैप, उसमें सोनभद्र जिला जो है आपको लास्ट में, जैसे उत्तर प्रदेश पूरा स्टार्टिंग से देखोगे लास्ट कोना दिखता है ना, तो जो छत्तीसगढ़, बिहार और यहीं पर झारखंड और ये मध्य प्रदेश चारों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये कौन सा? सोनभद्र जिले की बात हो रही है। और जैसे आप जानते हो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। सारी सीटों में ये उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। एक बात यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, यहीं पर आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। सीएम की बात करें जो कि योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के सीएम। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है? तो अब विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकली है, तो भगवान जगन्नाथ की बात करें तो ये पुरी रथ यात्रा आप जानते हो वर्ल्ड फेमस है, यूनिवर्स बॉस है ये, तो उड़ीसा के पुरी से निकली हुई है। अब ये रथ यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध है, और हालांकि कल एक दुखद घटना जैसा कि हमने आप सुनने को मिला था कि स्टूडेंट जो है हो गया था, वहां पर भगदड़ हो गई थी। इसमें कुछ शायद 3 लोग की जान भी चली गई है। इस भव्य यात्रा की शुरुआत अब शुरुआत कब से हुई? 27 जून से हुई है। 12 दिनों तक ये चलेगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होता है, ये शुरू होकर के गुंडिचा मंदिर तक जाती है। ये लाइन सीजीएल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि रथ यात्रा निकलती है तो कहाँ से कहाँ तक जाती है।
तो गुंडीचा मंदिर याद रखना पूछा जा सकता है आपके सीजीएल एग्जाम में। एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। खैर, इसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए, ये रथ यात्रा एक तो वार्षिक और बहुत ही प्राचीन है। ये ऐतिहासिक, इसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा जो हैं, इनको पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की थी और इन्होंने इनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ, इनके भाई और एक और भाई बलभद्र, जो कि भगवान कृष्ण के जगन्नाथ के बड़े भाई हैं, जिसे बलदाव कहते हैं, जिन्हें हम लोग उनके साथ ये तीनों लोग की रथ यात्राएं निकलती हैं। अब यात्राएं दिखती हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे आगे भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है, उसके बाद फिर सुभद्रा जी का और बलभद्र जी का लास्ट में। तो ये रथ यात्रा निकलती हैं जो कि ऐतिहासिक हैं। पिछले दिनों में और कौन कौन से मेले और महोत्सव आयोजित किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोनालू उत्सव तेलंगाना में, अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में। और यहीं पर मेला हम लोगों ने बात किया था, तो मेला की बात करें तो कामाख्या मंदिर असम में, नचाटी महोत्सव केरल में, शिरोई लिली मणिपुर मछली महोत्सव, त्रिपुरा में खुबानी महोत्सव लद्दाख में, और रंगाली बिहू महोत्सव असम में, और पर्पल फेस्टिवल जैसा कि नई दिल्ली में मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किस हॉकी टीम ने जीता है? तो देखिए, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप अभी कुछ दिन पहले ही जब ये शुरू हुआ था, मैंने क्वेश्चन लिया था, बताया भी था कि चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा है मास्टर्स कप। मैंने आपको बताया था जो 40 साल तक के उम्र के या उससे ऊपर के जो उनके बीच में हो रहा है, जो मास्टर हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके बीच में ये टूर्नामेंट हो रहा था। अब जैसे इंडिया मास्टर एक बार क्रिकेट में किया गया था सचिन तेंदुलकर वाली टीम का, ऐसे ही एक किया गया है हॉकी मास्टर्स का। तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ था और इसके पुरुष एकल पुरुष की बात करें, यहाँ पर खिताब जो है ये जीता किसने है? ये तमिलनाडु की टीम ने जीता है। पुरुष का खिताब तमिलनाडु की टीम ने जीता है। अब देखिए, तमिलनाडु लिफ्ट मेंस क्राउन इन एंड गेरल एडिशन। तो तमिलनाडु की जैसे हॉकी ने जैसे कि पुरुष का जीता है। अब महिलाओं वाला किसने जीता? क्योंकि पुरुष महिला दोनों हुआ था। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओसा, यानी कि ओसा की हॉकी टीम ने, उड़ीसा की हॉकी टीम ने महिला वाला खिताब जीत लिया। किसने? उड़ीसा की। और तमिलनाडु की हॉकी टीम ने कौन सा जीता है? ये जीता है ये पुरुष वाला। शुरुआत कब से कब तक हुई थी? तो 18 से 27 जून के बीच में चला था ये चेन्नई में। अगला हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की हैं इसके आज वर्तमान में। हाल ही में भारत के पहले समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो भारत के पहले समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी का उद्घाटन हुआ है और किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये समुद्री जहाजरानी और बंदरगाह मंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी है, यही इसका उद्घाटन करेंगे। समुद्री क्षेत्र की बात आई है तो बंदरगाह की बात आए तो आप जहाजरानी की बात आए तो इन्हीं का नाम आप बताइएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी वर्तमान में जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने समुद्री क्षेत्र का एनबीएफसी का उद्घाटन किया हुआ है। भारत का पहला एनबीएफसी है ये। नाम क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये क्या है? SMFCL ये इसका है। तो ये एक पहली नॉन बैंकिंग वित्तीय फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? एनबीएफसी कहते हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। साथ ही साथ सागर सेतु मंच भी इन्होंने लॉन्च किया। सागर सेतु मंच की बात करें ना तो ये जहां कहीं भी पहुंचते हैं तो ये लॉन्च कर देते। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फिनिटिव लगी होगी। एंड मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम से ज्यादा कंटेंट देने की, और लेकिन कुछ चीजें कभी कभी क्या थोड़ा सा डिले हो जाता है, जैसा कि एक्सप्लेनेशन देने की वजह से, जैसे आपकी वीडियो मुझे लग रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।